आज इस प्रेस वार्ता के अंदर साथी विधायक शीशपाल केरवाला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष डीएम सैनी जी, अजीत यादव जी, हमारे साथी योगेंद्र योगी जी, सुदेश जमावड़ी जी। सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आज आप लोग हमारी प्रेस वार्ता के अंदर आए। आज विभिन्न विषयों के ऊपर हम लोग आज ये प्रेस वार्ता हिसार के अंदर कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले 9 साल से बीजेपी की जजपा की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है और हम सब जानते हैं कि विभिन्न मुद्दों के ऊपर ये सरकार हर मामले के अंदर फेल साबित हुई है। आज हम देखते हैं कि जहाँ भी हम प्रदेश के अंदर जाएं, धरने प्रदर्शन हर जगह चल रहे हैं। आप मेरे क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आज किसान भाई वहाँ धरना कर रहे हैं। आप कर्मचारी में अगर देखेंगे तो हमारी कहीं आशा वर्कर धरने कर रही हैं, या कोई भी आप वर्ग देखेंगे उनके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई के मामले में आप देखेंगे इस सरकार के अंदर जितना ज़्यादा परेशान हर वर्ग को इस सरकार ने किया है, आज से पहले मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। गैस का सिलेंडर जो है, जो हमारे समय के अंदर 500 रुपये हुआ करता था, इस सरकार में 4 साल तक ये 1150 रुपये लगातार उसका रेट रहा। अब जब इनको चुनाव नज़दीक आ गया तो उन्होंने उसके अंदर थोड़े दाम की कटौती करी है। इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी मामले के अंदर ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि महिला उत्पीड़न के मामले के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हालात ख़राब हैं तो हमारे प्रदेश के अंदर है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न होते हैं तो हमारे प्रदेश के अंदर होते हैं। वहीं अगर हम आज बेरोज़गारी की बात करेंगे, आप लोगों ने भी लगातार देखा होगा पिछले 4 साल से जो CMI का डाटा है उसमें हरियाणा जो है पहले पायदान पे रहा है। तो आप अपनी भांति समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे किसानों के मेरे पास भी फ़ोन आए, हमारे साथी विधायक शीशपाल जी के पास भी फ़ोन आए कि यहाँ भी जो हमारी HAU यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी बहुत सारे किसान ऐसे थे जो दुखी थे। उसको लेकर भी आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी। बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें बताया कि भी हर वर्ष यहाँ पर 13-14 सितंबर को एक किसान मेला लगता था और उसकी नोटिफिकेशन भी यहाँ जारी की गई थी। उसके बाद किसान यहाँ पर आ भी गए, बहुत दूर दराज से भी किसान आए, जैसा कि इन्होंने बताया कोई गुजरात से आया, मध्य प्रदेश से आया, और यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि भाई जो हमारा किसान मेला है वो इन्होंने आगे उसकी डेट सरका दी है। तो आप ये देखिए कितने ज़्यादा किसान भाई है हमें जिसकी वजह से उनको परेशानी हुई और उनको बीज नहीं मिल पाए। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी सरकार है, इन तरह की घटना के ऊपर मुझे लगता है कि कार्रवाई इनको करनी चाहिए। सितंबर में किसान मेला आयोजित होता था तो किसानों को उत्तम बीज प्रोवाइड किए जाते थे, अच्छी जानकारी मिलती थी ताकि वो अक्टूबर महीने की शुरुआत में सरसों की बिजाई कर सके। तो अब ये जो मेला अब इन्होंने रखा है अक्टूबर की, और जो सरसों की बिजाई हो चुकी है, तो इसका क्या औचित्य बनता है? नहीं, वही मैंने आपसे बात कही ना कि हर वर्ष ये 13-14 को होता था और हमारे संज्ञान के अंदर ये आया कि कुछ राजनेताओं से ये टाइम मांग रहे थे। हमारे जो कुलपति है उनको उसका समय नहीं मिल पाया, इस वजह से इनको आगे सरका दिया। और इसके अंदर एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, इसका तो सीधा सा अर्थ ये हो गया कि भाई वो ये चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों से बीज खरीदे जाएं, क्योंकि अगर इनकी तरफ से अगर बीज नहीं मिलेंगे तो किसानों को कहीं ना कहीं से तो बीज खरीदना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उनको प्राइवेट मार्केट के अंदर खरीदना पड़ रहा है, वो किसान को दोहरी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। चिरंजीवी जी, लगातार आशा वर्कर का आपने जिक्र किया, आशा वर्कर, मिड डे मील, भवन निर्माण का मजदूर या किसान आंदोलन पे पूरा हरियाणा के अंदर, लेकिन कांग्रेस विधानसभा में कहीं न कहीं विफल होती दिख रही है सवाल उठाने के मामले में, कि आशा वर्कर के मामले में, आंगनवाड़ी या मिड डे मील के मामले में, कि वो मजबूती से कोई सवाल उठाए सरकार के खिलाफ। ये क्या कारण? हमारा जो अब की बार विधानसभा का सत्र हुआ था उसके अंदर हम सब लोगों ने इस पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लेके आए थे, जिसके ऊपर हम सब लोगों ने बड़ी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी कि भी आशा वर्करों की
जितनी भी मांगे उनको मांगना चाहिए। और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उन्होंने ये कहा भी है कि अगर हमारी सरकार बनती है पहले कलम से उनकी जो भी मांग होगी उनको पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने एक ट्विटर पे पोस्टर जारी किया है, आपके नेता है राहुल गांधी, इसको रावण का रूप दिया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं प्रदर्शन नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है जो उन्होंने पोस्टर जारी किया है। और जैसा कि आपने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह पर कल, जैसे मेरे ज़िले के अंदर कल प्रदर्शन हुआ, आज मेरे साथी बता रहे हैं कि आज हिसार में आज 11 बजे होने जा रहा है। तो क्योंकि वो कल ही पोस्टर जारी हुआ है तो पूरे प्रदेश के अंदर उसके ऊपर हो रहा है। और मेरा तो ये मानना है किसी भी राजनेता के साथ इस तरह की चीज़ें करनी बहुत निंदनीय है। बीजेपी एक परिवार पहचान पत्र लेकर आई जिससे एक आम आदमी जो है मुसीबत का नाम दे रहा है, क्योंकि आज तक कभी उसके अंदर इनकम कितने बढ़ा दी है जिसकी वजह से वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहे। तो ये पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है जिसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो है अभी 70 में चुटकी ली थी, लेकिन अभी कोई रिजल्ट उसके ऊपर नहीं निकल कर है। देखिए, इन्होंने पिछले दिनों में 3 महीने का समय मांगा था कि जितनी भी उनके अंदर कमियां हैं, इस परिवार पहचान पत्र को हम कहते हैं परेशान पहचान पत्र, जिसमें केवल मात्र लोगों को परेशान करने का काम किया। किसी की इसके वजह से बुढ़ापा पेंशन कट गई, किसी के राशन कार्ड कट गए। और सरकार ने अभी पिछले दिनों में कहा था कि अगले 3 महीनों के अंदर जितनी भी कमियां उनको पूरी कर दी जाएगी। और इनकी तरफ से ही जो डाटा आया, केवल मात्र 30% चीज़ों को ये ठीक कर पाए 3 महीने में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं उन्होंने ये कहा है हमारी सरकार बनने के बाद इस पोर्टल को ख़त्म करने का काम हम करेंगे। देखिए, पारदर्शिता हम भी चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर आनी चाहिए, पर एक सिस्टम ऐसा ना बनाया जाए जो सहूलियत के बजाय लोगों को उससे दिक्कत हो। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी चीज़ से आपको अगर दिक्कत हो रही है तो उसको ख़त्म करना बेहतर रहता है। 2024 को लेकर कांग्रेस की किस तरीके से तैयारियां? देखिए, जैसे कि आपने सबको पता है अभी बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई है और उसी तर्ज के ऊपर हम लोग भी पूरे देश भर के अंदर, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो इसको हम पूरे देश के अंदर लागू कराया जाएगा ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना भागीदार उसका वो बन पाए। तो सर्वप्रथम तो हमारा ये होगा कि पूरे देश भर के अंदर इससे जानकारी मिलेगी। दूसरा, आज जो महंगाई आप जानते हैं चरम के ऊपर है, उसको करने का हमारा होगा। 3-4 हमारे ऐसी गारंटी भी है जो हमारी सरकार बनने के बाद लोगों को दी जाएगी। पहला तो इस सरकार बनने के बाद हरियाणा के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनको 6,000 रुपये हर महीना बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। आपको जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो गैस का सिलेंडर है जो इस सरकार के अंदर आज 950 रुपये का है, उसको हमारे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद उसको 500 रुपये महीना किया जाएगा। और सबसे बड़ी, आप जानते हैं आज बिजली का जो बिल है हर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आता है, उसके अंदर 300 यूनिट तक राहत देने का काम हमारी सरकार बनने के बाद होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हुई, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हुई, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद जो अलायंस जो बीजेपी सरकार है वो लेकर है महिला आरक्षण को, उसके नीचे ये मुद्दा दबकर रह गया। उसके बाद किसी ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया, ना ही कोई इसके ऊपर आगे निशान किया। देखिए, चाहे महिला आरक्षण की बात की आपने, उन्होंने सिर्फ ये एक घोषणा, एक जुमला दिया। उन्होंने तो दिया सर, आपका जो था वन नेशन वन इलेक्शन वो सब गया नहीं, वो हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं था, वो बीजेपी ने दिया कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन हमने करवाना है। परंतु वो भी एक जुमला था और बार बार जिस प्रकार से नेशनल चैनलों ने उसको दिखाया और एक कमेटी भी गठित की गई बाद में, परंतु रिजल्ट 0। उनकी मंशा नहीं थी, सिर्फ जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं और विपक्षी दल नहीं चाहते। परंतु कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी विपक्षी दल से उन्होंने कोई बात नहीं की और रिजल्ट आपके सामने 0 का 0। इसमें ये अगर प्रक्रिया करनी थी उन्होंने तो कम से कम 4 साल पहले लगते तो जाके वो अब होता। अभी इस प्रकार का इतना वक्त नहीं है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बहुत नज़दीक है और आने वाले जो 13 से 14 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव है उनका समय भी बहुत कम है। इसलिए ये संभव नहीं था, सिर्फ एक जुमला था। और यही कांग्रेस पार्टी बार बार, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहे थे कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात थी। चाहे
आप बात करोगे, अरुणाचल की बात करो, नागालैंड में जिस प्रकार से वहाँ की परिस्थितियाँ हैं आज, उस वहाँ की परिस्थितियों से ध्यान भटकाना था। अनेक जगह जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, जिस प्रकार से इंदौर में आपने देखा, इसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार की समस्याएं थी, उनसे ध्यान भटका के ये काम किया गया और कुछ नहीं था। विपक्षी नेताओं के घर ईडी के छापे और क्या नाम है उनकी गिरफ्तारियां, ये किस तरफ इशारा करती है? ये जब जैसे जैसे चुनाव जिस प्रदेश में आते हैं, उस वक्त भी ईडी के छापे हमेशा होता है। और अब जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जहाँ जहाँ उनको खतरा है, वहाँ वहाँ वो ईडी के छापे, अभी तो स्टार्टिंग है, नज़दीक जैसे चुनाव जाएगा, बहुत से जो लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे। तमाम मैं आपको बताऊंगा कि नू जैसी घटनाएं तमाम प्रदेशों में कहीं भी हो सकती है। ये बीजेपी का एक एजेंडा है, उस पर वो पूरी तरीके से काम करते हैं और इसी पे वो आगे काम करेंगे। हम आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से प्रदेश और इस देश की जनता को यही कहेंगे कि इनके प्रोपेगेंडा से बचें और वही भाईचारा, प्यार और जो राहुल जी की सोच है कि हमने हाथ से हाथ जोड़ना है, हर आदमी से प्यार से बात करनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कांग्रेस पार्टी का विजन वही है। सर, आपने नूह की चर्चा की है, तो नूह के भी एक सवाल है कि आपके विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया, वो जमानत पे बाहर आ गए। पूरी कांग्रेस पार्टी कहीं भी मामन खान के पक्ष में खड़ी नहीं दिखी, जिस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया तो जो उसको मोरा बनाया गया, जबकि मोनू मानेसर के पक्ष में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार खड़ी थी। आप ये क्या कारण कि आप अपने विधायक के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते? तो आम जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? प्रदेश अध्यक्ष गए थे मिलने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम हमारे नेता वहाँ पे गए भी, मिले भी और जो बात रखनी थी रखी भी। और ये जो मुद्दा था, हमने विधानसभा के अंदर लगातार 1 घंटा बाधा रही कि हमने कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी। और ये भागने का कारण और मोहम्मद खान जी का जो गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें ये दिखा रही है कि उनका काम ध्यान भटकाने का था, किसी न किसी तरीके से वो कांग्रेस पे आरोप लगाने का था। सबको पता है कि मोनू मानेसर कौन है और उसकी क्या भूमिका रही है, किस प्रकार के उसके चाहे ट्वीट, फेसबुक और किस प्रकार की वो बातें कही गई, जिसके कारण पूरा प्रदेश में जो माहौल बना, आपको पता है। मोहम्मद खान की गिरफ्तारी है, हमने जांच के लिए बोला गया था, कोई जांच नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की गई और उनको सीधा गिरफ्तार, उनको समन दे के गिरफ्तारी कर दी गई। आप एक और है ना, इसमें मामन खान जी को तो बेल मिल गई है मामले के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ पाया नहीं गया, पर मोनू मानेसर और जो बजरंगी है उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाई। उसका कारण यही है कि मामन खान के खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिले और उसी वजह से, जहाँ तक आपने बात की मिलने की, उसमें सारे हमारे नेता गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी स्वयं उसको मिलने वहाँ पर पहुँचे थे। तो और मुझे लगता है कि न्याय अपना काम उसके अंदर करे कि कोर्ट के ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार पत्र सुरक्षा ये पत्रकारों की सुरक्षा कानून लेके आई कांग्रेस की सरकार, क्या ऐसा भविष्य में हरियाणा में भी है कि पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में कोई कानून बनाया जाए? क्या कांग्रेस लेके आएगी ऐसा? देखिए, अगर आप अपने जैसा कि आपने बताया है, इसके ऊपर हम हमारी हाईकमांड से बात करेंगे, और क्योंकि पत्रकार हमारे जो साथी हैं वो तो हमारे 4th पिलर हैं, और इसके लिए ज़रूर हम कोई ना कोई चीज़ करेंगे। एक लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस मुद्दे को, विशेष मुद्दे को लेके भी हम तमाम मुद्दों पर हमारे चिरंजीव राव जी ने रखा, HAU का जो मुद्दा है, उसमें मैं 2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मौजूदा वाइस चांसलर है वो पूरा राजनीतिकरण करना चाहते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर, तमाम तरीके से जो अनियमितताएँ आई है, चाहे किसानों के बीज की मामले हों, चाहे वहाँ प्रोफेसरों को प्रताड़ित करने की बात हो, चाहे मैं बताऊं कि जैसे एक हमारे पास एक आंकड़ा आया कि 2 करोड़ रुपए की लाइटें लगाई, 1 करोड़ रुपए का रिपेयरिंग का ठेका दे दिया, CCTV। तो इस प्रकार से तमाम अनियमितताएँ आई है और कांग्रेस पार्टी ये आश्वासन दे रही है कि जब भी मौका मिलेगा कांग्रेस की सरकार आएगी और इनके भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। और हमारे जो प्रोफेसर हैं जो कि HAU में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको पूरे देश के अंदर माना जाता है, और आज चाहे आप ये देखो गुलाबी सुंडी का मामला हो, उस पर उनका ध्यान नहीं है।
वाइस चांसलर साहब का ये ध्यान है कि किस प्रोफेसर को कैसे प्रताड़ित किया जाना है। देखिए, किसानों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं, और जिस प्रकार से बहुत सारे प्रोफेसर ने हमें बताया गया कि उनके ऊपर उत्पीड़न इसके अंदर हुआ है, तो मुझे लगता है हमारे जब आएगी उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और मुझे लगता है ये सरकार, कहीं भी आप इस पे जाएंगे, आपने पीछे पता होगा हमारी एक महिला खिलाड़ी है, उसने संदीप सिंह के ऊपर भी कितने गंभीर आरोप लगाए। तो क्या सीख लेने का काम करेंगे जब मंत्री ऐसा करेंगे और नीचे वीसी भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है एक बहुत ही विश्वसनीय पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं। एचएयू मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ग्राउंड लेवल पे आप क्या करने वाले, प्रैक्टिकली क्या इस मामले में इनिशिएट लेने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, प्रैक्टिकल का यही है कि हमारे पास जैसे बात आई, आज आपके माध्यम से हमने किया, अभी तमाम किसान संगठन आज जो हमारे पास सूचना है कि वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हमारे पास ये जब मामला आया है तो हम इस पर हमारी सीनियर कांग्रेस से उनके संज्ञान में लाकर जो भी उचित कार्रवाई बनेगी, हम किसान और एचएयू के जितने भी अधिकारीगण हैं हम उनके साथ हैं, और जैसे भी लड़ाई बनेगी हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके वो लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है देखने को मिलती है, फिलहाल में देखने को मिली, क्या लगता है? कांग्रेस नेता तो इनकार करते हैं कि गुटबाजी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं। गुटबाजी मेरे ख्याल में ये बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बोले हैं, वो गुटबाजी नहीं है। राव इंद्रजीत जी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका बीजेपी का मुख्यमंत्री जी से उसमें प्यार कहीं दिखता है तो बताए। हमारा कोई भी नेता, चाहे हुड्डा जी हैं, रणदीप जी है, शैलजा जी है, उनका कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ, वो मंच से बोलते हैं खिलाफ। पता नहीं क्यों हमारे में गुटबाजी दिखती है। ये देखो, जनता है, लोग हैं, वर्कर हैं, वो किसी न किसी नेता से जुड़ा होता है, और वो उस भावना में जिसके पक्ष में अगर नारेबाजी कर देता है तो मीडिया उसको उसमें गुटबाजी में ले जाती है। पर गुटबाजी कहीं नहीं है, सब में पूरा सामंजस्य है, और जो आने वाला चुनाव है वो सब मिलके लड़ेंगे। किसानों ने एक आरोप एचएयू प्रशासन ने लगाया कि उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। किसानों ने वीसी को कहा है कि वो टाइम नहीं दिया जाता। नहीं, मिलने का टाइम भी नहीं दिया जाता, और ज़्यादातर जो मामलों में हमने देखा है कि चाहे वो विदेश के दौरे हों, चाहे दूसरी जगह भी, अगर देश के अन्य हिस्सों में ज़्यादा उनका जो टूरिस्ट वाला चल रहा है काम, तो कहाँ से मिलेंगे? अगर वो यहाँ रहेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मेरा काम क्या है, हमने किसानों को देना क्या है, उस पर उनका ध्यान अभी नहीं है। अभी उनका ध्यान है कि मैंने मेरी सीट कैसे बचानी है, मैंने मेरे नेताओं को खुश कैसे करना है, अभी उस पे वो चल रहे हैं। तो फिर किसानों को टाइम कहाँ से देंगे? एशिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर इतने आरोप लग रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? एशिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो आरोप लग रहे हैं, बहुत दुखद है। और इसमें हरियाणा का नाम भी जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि बदनाम करने का ये है, और इसमें बदनामी होती भी है। और हम चाहते हैं कि अभी भी वीसी साहब सुधर जाएं और लाइन पे आके काम करें, जो उनका काम है उस पे ध्यान दें।